नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 4। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4 पूर्ति में आज हम व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति की चर्चा करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और बाजार पूर्ति क्या होती है, ठीक है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे व्यक्तिगत पूर्ति, आप खुद पर उदाहरण लीजिए। आप बाजार में जाते हैं, आप व्यापारी हैं, पूरे दिन में जितनी इकाइयों का अथवा जितने किलोग्राम का विक्रय करते हैं वह आपका व्यक्तिगत पूर्ति होता है। लेकिन पूरे बाजार के अंदर बहुत सारे व्यापारी होते हैं, अनेकों। शाम को उन अनेकों व्यापारियों के द्वारा विक्रय की गई वस्तु का योग किया जाता है। जितना हो तब उसे क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम एक परिभाषा देखेंगे। व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात कोई एक उत्पादक या पीढ़ी के द्वारा, व्यक्तिगत पूर्ति की बात हो रही है। जैसे मैंने अभी आपके ऊपर उदाहरण दिया, कोई एक उत्पादक या पीढ़ी के द्वारा कोई भी चीज वस्तु इत्यादि, आपको जिस चीज वस्तु का उदाहरण लेना है आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। कपास हो, कपड़ा हो, सब्जी हो, राशन हो, डीजल पेट्रोल हो इत्यादि, कोई भी फल फ्रूट, दवाई, कोई भी चीज का एक आप उदाहरण ले। अलग अलग कीमत पर बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाई जाए तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए, कोई एक उत्पादक है या पीढ़ी के द्वारा कोई भी चीज वस्तु का अलग अलग कीमत पर बाजार में बेचने की जो तैयारी होती है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। जैसे कि जो पूर्ति की परिभाषा आपने देखा पहले, उसमें जो उत्पादक है वह बचे हुए उत्पादन के भाग को बाजार में बेचने की इच्छा शक्ति जो तैयारी दर्शाता है उसे पूर्ति कहते हैं। उस तरीके से यहाँ पर व्यक्तिगत बात की गई। दूसरा है बाजार पूर्ति। देखिए, किसी निश्चित कीमत पर जब आप अकेले कोई वस्तु का विक्रय करते हो तो आप स्वतंत्र हो। वस्तु की कीमत बढ़ा सकते हो, वस्तु की कीमत घटा सकते हो। वस्तु की कीमत कम रखकर अधिक इकाइयों का, अधिक किलोग्राम का विक्रय कर सकते हो। वस्तु की कीमत बढ़ाकर कम इकाइयों के विक्रय पर, कम किलोग्राम के विक्रय पर अधिक लाभ कमाना हो आपको, तो ये सारी प्रक्रिया आप व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हो। लेकिन जहां पर पूरे बाजार की बात आती है, जहां पर पूरे बाजार की बात आती है वहां पर ऐसा होगा नहीं। कैसे? देखिए, किसी निश्चित कीमत पर अनेक उत्पादकों के द्वारा वस्तु का जो प्रमाण बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाई जाए तो उसे कुल पूर्ति अथवा बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इसमें व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति दोनों दिया गया है। अब इसके ऊपर से हम एक तालिका की चर्चा करेंगे। कैसे? देखिए, तालिका है, यहां पर मैंने लिखा है वस्तु की कीमत किलोग्राम रुपए में। यहां पर है वस्तु की अलग अलग कीमत पर व्यापारियों की व्यक्तिगत पूर्ति किलोग्राम में। ये व्यक्तिगत, यहाँ पे देखो व्यापारी ए और यहाँ पर व्यापारी बी, और ये क्या है? बाजार पूर्ति, वस्तु की बाजार पूर्ति किलोग्राम में। अब जब वस्तु की कीमत 10 रुपए तो ए नाम का जो व्यापारी है वह 80 किलोग्राम पूर्ति करता है, और जो बी नाम का व्यापारी है वह 60 किलोग्राम पूर्ति करता है। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर जब वस्तु की कीमत 10 रुपए तो जो ए नाम का व्यापारी है उसकी पूर्ति जो है 80 किलोग्राम है, और जो बी नाम का व्यापारी है उसकी पूर्ति 60 किलोग्राम है। इन दोनों का योग करने पर, जोड़ने पर बाजार पूर्ति 140 किलोग्राम होती है।
इसी तरीके से हमें आगे देखना है, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होती है तब ए नाम का व्यापारी 180 किलोग्राम की पूर्ति करता है और बी नाम का व्यापारी 100 किलोग्राम की पूर्ति करता है। इन दोनों का योग करने पर 280 किलोग्राम बाजार पूर्ति देखने को मिलती है। वस्तु की कीमत विद्यार्थी मित्रों बढ़कर 20 रुपए से 30 रुपए होती है तब ए नाम का व्यापारी जो है 240 किलोग्राम का पूर्ति करता है और बी नाम का व्यापारी 180 किलोग्राम की पूर्ति करता है। इस तरह से इन दोनों का योग करने पर यहाँ पर कुल बाजार पूर्ति कितनी हुई? 420 किलोग्राम। अब वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर जब 40 रुपए होती है तब ए नाम का जो व्यापारी है वह 300 किलोग्राम क्या करता है? पूर्ति करता है और बी नाम का जो व्यापारी है वह 260 किलोग्राम की पूर्ति करता है। इन दोनों का योग करने पर यहाँ पर 560 किलोग्राम बाजार पूर्ति देखने को मिलती है। लास्ट में दिया है, जब वस्तु की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए होती है तब ए नाम का जो व्यापारी है 400 किलोग्राम की पूर्ति करता है और बी नाम का व्यापारी 300 किलोग्राम का पूर्ति करता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों कुल बाजार पूर्ति हो गई 700 किलोग्राम। ये तालिका मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें तकलीफ क्या है कि देखिए, जब वस्तु की कीमत ऊंची हो, क्या हो? ऊंची, तो किसी भी पीढ़ी या व्यापारी द्वारा बाजार में क्या होगी? पूर्ति अधिक होती है। सीधी सी बात है, आप व्यापारी हो, आपको अधिक लाभ हो रहा है तो आप जिस वस्तु से अधिक लाभ हो रहा है उस वस्तु को बाजार में अधिक से अधिक बेचने की कोशिश करोगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक, तो जब लाभ प्राप्त करने के लिए आप बाजार में वस्तु लेकर जाते हैं तो वह पूर्ति, सीधी सी बात है। तो इस तरह से कोई भी उत्पादक हो, कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी व्यापारी हो, वह वस्तु की कीमत अगर बढ़े, उसे लाभ प्राप्त हो तो पूर्ति बढ़ाएगा। अब वो चाहे जिस तरीके से हो, चाहे उत्पादन खर्च घटने से लाभ मिल रहा हो या वस्तु की कीमत बढ़ने से लाभ मिल रहा हो, किसी भी तरीके से, या ग्राहकों की मांग बढ़ने से लाभ मिल रहा हो, लेकिन उसे अगर लाभ मिलता है, कीमत ऊंची होती है तो वह पूर्ति अधिक करता है। लेकिन उसके विपरीत में यदि वस्तु की कीमत नीची हो, क्या हो? नीची, कम हो जाए किसी भी कारण से, किसी भी कारण से वस्तु की कीमत क्या हो जाए? कम हो जाए, तो जो उत्पादक है, जो व्यापारी है, जो पीढ़ी है, वो क्या करता है? बाजार में पूर्ति कम कर देता है। क्या करता है? बाजार में पूर्ति कम। क्यों? क्योंकि अब उसको अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो ज्यादा मजदूरी क्यों करे? जिस वस्तु में उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा उसी वस्तु की वह पूर्ति करेगा, और जिस वस्तु में उसे अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है वह उसमें अधिक मजदूरी नहीं करेगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जो पूर्ति रेखा है वह धन ढाल वाली होती है। उसका ढाल कैसा होता है? धनात्मक देखने को मिलता है। अब हम इसकी आकृति की चर्चा कर लें मित्रों। अब हम आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो ए नाम का व्यापारी है उसकी, और उसके बाद हम यहाँ पे बी नाम का जो व्यापारी है उसकी आकृति की चर्चा करेंगे। आपने ये तालिका को अच्छी तरह से समझ लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ अक्ष बनाए हैं। देखिए एक बार फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये O है, इसे OX अक्ष के नाम से जाना जाता है जिस पर पूर्ति किलोग्राम में दर्शाई गई है, और ये OY चल है जिसे पर कीमत रुपए में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 किलोग्राम में लिया गया है। यहाँ पर वस्तु की कीमत रुपए में है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए इत्यादि। ठीक है, तो आप इस तालिका में देख पा रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो ए नाम का जो व्यापारी है उसकी बाजार पूर्ति कितना किलोग्राम है? 80। तो देखिए ये 100 है और इसके पहले यहाँ पे 80 आएगा और ये 10 रुपए की कीमत पर इसको हम यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक, जब वस्तु की कीमत विद्यार्थी मित्रों 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होती है तो जो ए नाम का व्यापारी है उसकी पूर्ति कितनी होती है? 180 किलोग्राम।
तो देखिए, तो अब 20 रुपए है, 180 मतलब ये 200 है, तो यहाँ पर 180 किलोग्राम आएगा। और इस तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। अब उसके बाद जब वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए होती है तो पूर्ति कितनी होती है, ए नाम के जो व्यापारी है, ए व्यापारी का 240 किलोग्राम। आप देख पा रहे हैं कि ये 200 और ये 300, ठीक है। तो अब ये जो 200 दिया है और इसके बीच में यहाँ पर कितना हमको लेना है, 240। तो अगर इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे 250 मानते हैं, 240 यहाँ पर आएगा। तो अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 30 के सामने ले जाएंगे। ये देखिए, ये 240 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, जब वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए होती है तब जो ए नाम का व्यापारी है वह पूर्ति कितना किलोग्राम करता है। तो देखिए 40 पर 300 किलोग्राम, यहाँ पर देखिए 300 है, ये 40 रुपए वस्तु की कीमत ये हो गया। अब क्या बचा, वस्तु की कीमत 40 रुपए से बढ़कर जब 50 रुपए होती है तब वस्तु की पूर्ति ए नाम का व्यापारी जो है कितना किलोग्राम करता है, 400। ये देखिए, अब यहां से ये देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो भी हमने यहाँ पे आलेख तैयार किया है, अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी के कारण थोड़ा सा आपके जो ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे उससे थोड़ा खराब भले बनाओ, लेकिन ग्राफ पेपर पे और भी अच्छा आप फुटपट्टी के माप के द्वारा बनाओगे। ये जो अंतर थोड़ा बहुत कम ज्यादा मेरे द्वारा दिख रहा है, आपकी आकृति जो है और भी सुंदर स्पष्ट दिखाई देगी। अब यहाँ पर इन सभी को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो रेखा है इसे हम एसएस रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे कि मांग वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि डीडी मांग रेखा थी, डीडी मांग रेखा है, डीडी मांग रेखा रहेगी। उसी तरीके से ये एसएस पूर्ति रेखा थी, एसएस पूर्ति रेखा है, और भविष्य में भी जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं तब भी आपको एसएस पूर्ति रेखा ही मिलेगी, ठीक। तो अब एक बार फिर से इसका निरीक्षण करना है, कैसे। जब बाजार में वस्तु की कीमत 10 रुपए हो तो वस्तु की पूर्ति ए नाम का व्यापारी 80 किलोग्राम करता है, जहां पे संयोजन ए प्राप्त होता है, ठीक है। वस्तु की कीमत बढ़कर 10 रुपए से 20 रुपए होती है तब जो व्यापारी है वह वस्तु की पूर्ति 180 किलोग्राम करता है, जहां संयोजन बी प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आप देख पा रहे हैं संयोजन ए और संयोजन बी, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर जब 30 रुपए होती है तब वस्तु की जो पूर्ति है वह 240 किलोग्राम होती है, जहां संयोजन सी प्राप्त होता है। इस तरह से वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर जब 40 रुपए होती है तब वस्तु की पूर्ति जो है 300 किलोग्राम होती है, जहां संयोजन डी प्राप्त होता है। लास्ट में विद्यार्थी मित्रों, वस्तु की कीमत 40 रुपए से बढ़कर जब 50 रुपए होती है तब वस्तु की पूर्ति 300 किलोग्राम से बढ़कर 400 किलोग्राम होती है, जहां संयोजन ई प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी और ई को जोड़ने वाली एसएस रेखा जो है इसे पूर्ति रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये व्यापारी ए की पूर्ति रेखा यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यापारी बी की, ठीक है। तो व्यापारी बी का भी तालिका में आपने यहाँ पर देखा कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए होती है तो जो बी नाम का व्यापारी है वह 60 किलोग्राम की पूर्ति करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति किलोग्राम में, ओ वाई अक्ष पर कीमत रुपए में दर्शाया। अब यहाँ पर क्या है, 50 है, 100 है, 150, 200, 250, 300, 350 लिया है। क्यों? उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर देखिए संख्या जो है छोटी छोटी है, 60, 100, 180, 260, 300। अगर हम ए नाम के व्यापारी की तरह यहाँ पे 100, 200, 300 ऐसा 500 लिखते तो क्या होता, हमें आलेख बनाने में तकलीफ होती और गलतियां ज्यादा देखने को मिलती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए
तो 60 किलोग्राम की पूर्ति बी नाम का व्यापारी करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 50 है और इसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको यहाँ से ले जाके ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा। अब क्या है, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होती है तब जो बी नाम का व्यापारी है वह पूर्ति कितना करता है, देखिए 100 किलोग्राम का। तो 100 देखिए ये रहा, इसको हम यहां ऐसे जोड़ देंगे, 100 हो गया। उसी तरीके से वस्तु की कीमत बढ़कर 20 रुपए से 30 रुपए होती है तब जो बी नाम का व्यापारी है वह पूर्ति कितना का किलोग्राम करता है, देखिए 180 किलोग्राम। अब यहाँ पर 100, 150 और 200 के बीच में क्या हो जाएगा, 180 आएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए 180 यहाँ हो जाएगा, इस तरह से। अब विद्यार्थी मित्रों, जब वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए होती है तब जो बी नाम का व्यापारी है वह पूर्ति कितना किलोग्राम करता है, तो 260 किलोग्राम। अब देखिए 200, 250 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 260। इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको यहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। अब विद्यार्थी मित्रों, जब वस्तु की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए होती है तब जो बी नाम का व्यापारी है वह पूर्ति कितना किलोग्राम करता है, 300 किलोग्राम। तो ये देखिए ये 300 किलोग्राम। तो आपने इसमें भी और इसमें भी व्यापारी ए की जो आकृति है और व्यापारी बी की जो आकृति है, दोनों में आपने क्या देखा कि हमेशा वस्तु की कीमत बढ़ी है और बढ़ती हुई कीमत के साथ क्या हुआ है, पूर्ति किलोग्राम में बढ़ती हुई देखने को मिला। अभी हमें इसे क्या करना है, इसको इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी होने के कारण, स्पेस की कमी होने के कारण थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर पर कुटपट्टी के माप के द्वारा बनाएंगे तो एकदम स्पष्ट जैसे किताब में बनती है उस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका संयोजन लिखते हैं। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए तो वस्तु की पूर्ति 60 किलोग्राम, जहां पर संयोजन ये प्राप्त होता है। वस्तु की कीमत बढ़कर 10 रुपए से 20 रुपए होती है तो वस्तु की पूर्ति कितनी होती है, 100 किलोग्राम, जहां संयोजन क्या होगा, बी प्राप्त होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए होती है तब वस्तु की पूर्ति 180 किलोग्राम, जहां संयोजन सी प्राप्त होता है। वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर जब 40 रुपए होती है तब वस्तु की पूर्ति कितना, 260 किलोग्राम देखने को मिलती है। यहाँ पर लास्ट में वस्तु की कीमत बढ़कर 40 रुपए से 50 रुपए हो तो वस्तु की पूर्ति 260 से बढ़कर कितने किलोग्राम हो गई, 300 किलोग्राम। ये देखिए यहाँ पे संयोजन ई प्राप्त हुआ। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी और संयोजन ई को जोड़ने वाली रेखा को एसएस पूर्ति रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर व्यापारी ए और व्यापारी बी की आकृति पूरी हुई। अब हम बाजार पूर्ति की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने व्यापारी ए और व्यापारी बी की आकृति देखी, अब हम जो बाजार पूर्ति है उसकी आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ओ एक्स पर पूर्ति किलोग्राम में दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत रुपए में दर्शाया गया है। वस्तु की जो कीमत है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए और 60 रुपए, और जो पूर्ति है 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 800 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए से 140 किलोग्राम बाजार पूर्ति देखने को मिली। लास्ट में जब वस्तु की कीमत 50 रुपए बढ़कर हो जाती है तो 700 किलोग्राम बाजार पूर्ति देखने को मिलती है इसके लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए तो 140 किलोग्राम बाजार पूर्ति पाई जाती है। ये देखिए, ये उद्गम बिंदु मतलब 0, ये 200, इसके बीच में 150
यहाँ पर 140 देखने को ये मिलेगा। ठीक है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होती है तब बाजार पूर्ति कितनी देखने को मिल रही है? 280 किलोग्राम। ये देखिए 200, ये 400, इसके बीच में कितना आ जाएगा? 300, यहां पर आएगा 280 किलोग्राम। ये देखिए। ठीक इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए होती है तब बाजार पूर्ति 420 किलोग्राम। ये देखिए 400 और यहाँ पर ये 20। ठीक है। इसको हम इस तरह से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये देखिए अब वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर जब 40 रुपए होती है तब जो पूर्ति है, बाजार पूर्ति 560 किलोग्राम होती है। कैसे? क्योंकि जो व्यापारी ए था उसकी 300 किलोग्राम पूर्ति और व्यापारी बी की 260 किलोग्राम पूर्ति का योग करने पर 560 किलोग्राम बाजार पूर्ति देखने को मिला। तो अब 560 मतलब ये आया यहाँ पे 500 और ये इधर हो जाएगा 60। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, लास्ट में बचता है कि जब वस्तु की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए होती है तब जो बाजार पूर्ति है वो 700 किलोग्राम होती है। कैसे? जो ए नाम का व्यापारी था उसकी 400 किलोग्राम पूर्ति, बी नाम के व्यापारी का 300 किलोग्राम पूर्ति, तो बाजार पूर्ति कितना हुआ? 700 किलोग्राम। ये 600 किलोग्राम और ये 800 के बीच में क्या आएगा? 700। इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो अब विद्यार्थी मित्रों यहां पर देखिए हम इनका संयोजन में परिवर्तन करेंगे। ठीक है। अब देखिए जब वस्तु की कीमत, इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देंगे। और ये कौन सी रेखा हो गई? एसएस पूर्ति रेखा। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए तो बाजार पूर्ति कितना? 140 किलोग्राम, जहां पर संयोजन ए प्राप्त होता है। आपने पहले भी दो तालिका में देखा, उसकी आकृति में देखा, ए और बी में। इस तरह से वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर जब 20 रुपए होती है तब बाजार पूर्ति कितना होता है? 280 किलोग्राम, जहां संयोजन बी प्राप्त होता है। तो अब वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर जब 30 रुपए होती है तब बाजार पूर्ति 420 किलोग्राम होती है, जहां संयोजन सी प्राप्त होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों वस्तु की कीमत 30 रुपए से बढ़कर जब 40 रुपए होती है तो बाजार पूर्ति कितनी हो जाती है? 560 किलोग्राम, जहां पे संयोजन डी प्राप्त होता है। और लास्ट में वस्तु की कीमत 40 रुपए से बढ़कर जब 50 रुपए होती है तब वस्तु की जो पूर्ति है वह कितना हो जाता है किलोग्राम में? 700 किलोग्राम देखने को मिलता है, जहां संयोजन ई प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी और ई को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे एसएस पूर्ति रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपने इसको देखा किस तरह से हमने आज यहाँ पर पूर्ति वाले पार्ट में व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति की चर्चा की। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति की आकृति और दो ए व्यापारी और बी व्यापारी और बाजार पूर्ति की आकृति मैंने आपको यहाँ पे समझाया। धन्यवाद।